हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के चैप्टर 5 को कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स के चैप्टर 5 क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो 5th चैप्टर में हमारे पास कुछ टॉपिक्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के जो टॉपिक को। तो 5th चैप्टर में है, इससे पहले हमने डिस्कस किया है 4 चैप्टर्स। 5th चैप्टर है एलॉइंग। तो एलॉइंग को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एलॉइंग। इसमें जो टॉपिक्स का डिस्कशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे एलॉइंग ऑफ स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड टूल स्टील। फिर हमारे पास हो जाएगा मैनेजिंग स्टील, कास्ट आयरन, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कास्ट आयरन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन डिस्कस करेंगे, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन, स्फेरॉइडल कास्ट आयरन, इनके बारे में डिस्कशन होगा। फिर हम बात करेंगे कॉपर और उसके एलॉयज का। नेक्स्ट डिस्कशन होगा जो कॉपर है उसके एलॉयज है, जैसे कॉपर के एलॉयज हो सकते हैं, ब्रास हो सकते हैं, ब्रोंज हो सकते हैं, क्यूप्रो निकेल हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम और उसके एलॉय का। तो एल्यूमिनियम और एलॉय को हम बात करेंगे। फिर डिस्कशन होगा, कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग सुपर एलॉयज के बारे में और टाइटेनियम के एलॉयज के बारे में। तो ये डिस्कशन करेंगे हम लोग चैप्टर 5 में इंजीनियरिंग मटेरियल्स के। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 2 टॉपिक कवर कर लें। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं एलॉइंग ऑफ स्टील। तो एलॉइंग ऑफ स्टील में कुछ पॉइंट्स हैं। तो एलॉइंग ऑफ स्टील में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ एलॉइंग और इम्प्योरिटी एलिमेंट्स ऑन स्टील। तो हम जो एलॉइंग एलिमेंट होगा वो हमारा कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और हमारा फॉस्फोरस हो सकता है या सिलिकॉन एंड मैंगनीज हो सकते हैं। इनके इफेक्ट देखेंगे और भी कुछ एलॉइंग एलिमेंट्स हैं उसको हम आगे देखते हैं। तो स्टील में कार्बन का एलॉइंग हमने बहुत डिस्कस किया है आयरन कार्बन डायग्राम में। तो कार्बन इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू आयरन, इसको जो कार्बन है वो स्ट्रेंथ देता है। कार्बन अब ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, डक्टिलिटी रिड्यूस होगा और साथ ही साथ इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होगा, रिड्यूस होगा। बट अगर आप कार्बन प्रेजेंट है उसके स्टील के अंदर में तो इससे क्या होगा, आप इसका हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रोसीजर है हीट ट्रीटमेंट का उसको यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर। तो सल्फर क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन के ड्यूरिंग सेग्रीगेट करता है। तो इसके कारण क्या होगा, सल्फर कॉजेज हॉट हार्डनेस, हॉट शॉर्टनेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड अगर फॉर्म करेगा उसके कारण इसमें क्या होगा, हॉट शॉर्टनेस होगा। तो इसमें हॉट शॉर्टनेस होगा, श्रिंक करेगा आपका। तो स्टील श्रिंक का जब हम सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो इसमें श्रिंकेज होगा, तो हॉट शॉर्टनेस होगा इसमें। तो अगर आप सल्फर ऐड करेंगे तो उसमें हॉट शॉर्टनेस का प्रॉब्लम होगा। सल्फाइड इंक्लूजन्स लोअर वेल्डेबिलिटी, अगर आप सल्फाइड का उसमें प्रोडक्शन हो जाएगा, सल्फाइड बनेगा अगर, तो उससे मटेरियल को जो वेल्ड करने की कैपेसिटी होती है, उसकी जो एबिलिटी होती है वेल्ड होने का, वो थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा, जल्दी से वेल्ड नहीं होगा। साथ ही साथ इसका क्रोजन रेसिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर आप सल्फर है तो सल्फर आयरन सल्फाइड के फॉर्म में ही होगा, तो उससे क्या होगा, आपका टीयर एंड क्रैक्स भी जनरेट होगा, इसका भी जनरेशन हो सकता है। अगर कब जनरेट होगा, जब आप इसको रीहीट करेंगे। जब इसका आप हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका वहाँ पे चांस है कि वहाँ पे टीयरिंग हो सकता है, उसमें क्रैक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये कुछ इफेक्ट है सल्फर के बारे में। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस भी आपका क्या होगा, सेग्रीगेट करेगा। अब जब आप इसको सॉलिडिफाई करेंगे तो सेग्रीगेट करेगा। तो अगर इसमें सल्फर प्रेजेंट है तो इम्पियर्स प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा प्लास्टिक प्रॉपर्टीज मटेरियल का सल्फर के होने से। फिर हम बात करते हैं सिलिकॉन एंड मैंगनीज की। तो सिलिकॉन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ड्राइंग कैपेसिटी। तो सिलिकॉन अगर जो उसको ड्रॉ करने का जो टेंसाइल लोड में डिफॉर्मेशन होगा, उसकी एबिलिटी को सिलिकॉन के प्रेजेंस होने से क्या होगा, स्टील में डिक्रीज करेगा। मैंगनीज क्या बेनिफिशियल है, लेकिन ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा बिना किसी डक्टिलिटी में रिडक्शन का। और यह क्या करेगा, यह भी क्या करेगा, हॉट शॉर्टनेस जो है यह क्या करेगा, रिड्यूस करेगा।
सल्फर जो है वो हॉट शॉर्टनेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वहीं पे अगर हम बात करेंगे मैंगनीज का, तो मैंगनीज क्या करेगा, हॉट शॉर्टनेस को रिड्यूस कर देगा। साथ ही साथ ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स होंगे मैंगनीज के। तो सल्फर लेकिन क्या करेगा, आपका सिलिकॉन क्या करेगा, ये ड्राइंग कैपेसिटी जो है उसको रिड्यूस कर देगा। तो मटेरियल का ड्रॉएबिलिटी जो होगा उसको रिड्यूस करेगा ये सिलिकॉन। कुछ और जो एलॉइंग एलिमेंट्स है, इम्प्यूरिटी है, उसकी बात करते हैं। जैसे कि अब गैसेस है, तो जैसे में अगर हम नाइट्रोजन गैस है तो ये भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ को, बट इंक्रीज करेगा इम्ब्रिटलमेंट। तो इम्ब्रिटलमेंट प्रॉपर्टी जो है उसका इंक्रीज कर देगा गैस के ऐड होने से। उसमें जो इम्ब्रिटलमेंट है तो वो प्रॉपर्टी आपका क्या करेगा, वो आपका इंक्रीज कर जाएगा लो टेम्परेचर पे। अगर उसमें कोई हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन की बात करें तो इससे पहले हम, अगर उसमें कोई हाइड्रोजन है तो उससे क्या होगा, उसमें फ्लैक्स या फिस्क स्केल फ्रैक्चर इस टाइप का डिफेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन के प्रेजेंट होने से उसके अवेलेबिलिटी, हाइड्रोजन का अवेलेबल होना फ्लैक्स या फिश स्केल फ्रैक्चर टाइप के डिफेक्ट्स को कॉज करता है, इसको जनरेट करता है। अगर उसमें कोई इंक्लूजन हो गया है, मतलब किसी फॉरेन पार्टिकल का उसमें एडहेरेंस हो गया है, उसमें इंक्लूड हो गया है, उसी के अंदर आ गया है, तो अगर कोई इंक्लूजन है तो ग्रेन बाउंड्री वीकेंस इंट्रा ग्रेनुलर बॉन्ड्स। तो उससे क्या होगा कि जो इंट्रा ग्रेनुलर बॉन्ड्स है, एक ही टाइप के ग्रेन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस कर जाएगा, उसको कमज़ोर कर देगा, जो बॉन्ड है उसको कमज़ोर कर देगा। उसके कारण क्या हो सकता है, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन हो जाएगा, किसी पॉइंट पे स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, अचानक से ज़्यादा हो जाएगा। इंक्लूजन होने से मटेरियल ब्रिटल हो जाएंगे, उसमें डक्टिलिटी का जो प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस कर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैम्प एलिमेंट्स। तो ट्रैम्प एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, जैसे कॉपर है, जिंक है, टीन है, एंटीमनी है, ये सब मनी एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रैम्प एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अगर आप उसमें ट्रैम्प एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा प्रॉब्लम ड्यूरिंग रीहीटिंग ऑफ स्टील। इसको अगर आप रीहीटिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर मच लोअर देन स्टील रीहीट टेम्परेचर। तो क्योंकि इसके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो कम होंगे, तो हो सकता है कि वो मेल्ट कर जाएगा। जो कॉपर है, टीन है, जिंक है, ये हो सकता है लो टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करेगा तो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्टील तो मेल्ट नहीं करेगा, उसको आप रीहीट कर रहे हैं तो वो तो मेल्ट नहीं करेगा, बट अगर कोई इम्प्यूरिटी आइटम है, फॉरेन आइटम उसके अंदर इम्प्यूरिटी आप ऐड करेंगे, लॉयल एलिमेंट आप ऐड करेंगे, तो वो क्या करेगा, मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट होगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या होगा, तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज है जैसे कि अगर बात करेंगे लो कार्बन का, मीडियम कार्बन का और हाई कार्बन का, तो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। कार्बन अगर आपने, तो इसमें कितना कार्बन होगा, हम बात कर रहे हैं लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील के बारे में। तो लो कार्बन स्टील में आपका क्या होगा, कार्बन जो होगा वो 0.025 वेट परसेंटेज से कम होगा। इसमें क्या होगा, 0.25 से लेके 0.6 तक के होगा, और यहाँ पे 0.6 से 1.4 तक होगा। हम बात कर रहे हैं अभी लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील का कंपैरिजन। तो लो कार्बन स्टील में आपका क्या होगा, 0.25 परसेंटेज से कम होगा। वेट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसमें 0.25 से 0.6 के बीच में होगा, और यहाँ पे 0.6 से 1.4 के बीच में होगा। हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो जैसे कि एक्सीलेंट डक्टिलिटी होगा, और टफनेस भी एक्सीलेंट होगा। इसका होगा आपका, जब लो कार्बन स्टील की बात करेंगे तो ये अच्छा वेल्डेबल होगा और मशीनेबल होगा। तो फिर ये अमीनेबल टू मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इससे क्या होगा कि इसका मार्टेनसाइट में ट्रांसफॉर्म होने की जो चांस है वो कम होगी। हम बात करेंगे मीडियम कार्बन स्टील का, तो लो हार्डनेबिलिटी होगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज है। इसको हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो आपका मीडियम कार्बन स्टील है उसको हम हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
हम बात करेंगे हाई कार्बन स्टील, तो इसकी डक्टिलिटी बहुत ही लेस होती है, लेकिन ये हार्डेस्ट होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होगा अगर हम बात करेंगे हाई कार्बन स्टील से। तो जनरली टूल को बनाने के लिए हम हाई कार्बन स्टील बनाते हैं। कुछ एप्लीकेशन हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे नट्स, बोल्ट्स एंड सीट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लो कार्बन स्टील का यूज करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील का यूज हम करते हैं फॉर हायर स्ट्रेंथ सच एज इन मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर पार्ट्स जैसे कि गियर्स, एक्सल्स, कनेक्टिंग रॉड्स, ये सब क्या करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील की प्रोड्यूस करते हैं। अब वहीं हम अगर बात करेंगे हाई कार्बन स्टील का, तो इसमें हमें पता है कि हार्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है, वियर रेसिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम जनरली यूज करते हैं कटिंग टूल बनाने के लिए, केबल्स बनाने के लिए, या म्यूजिकल वायर्स बनाने के लिए, जिसमें एकदम जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, म्यूजिकल वायर्स बनाने के लिए केबल्स, हाई टेंशन केबल्स, जो केबल्स हम यूज करते हैं ब्रिज में या कहीं पे यूज करते हैं, उस तरह के केबल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम हाई कार्बन स्टील बनाते हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे स्टेनलेस स्टील के बारे में। कुछ डिस्कशन करते हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में कि क्या है स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो आज की क्लास में स्टेनलेस स्टील के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि स्टेनलेस स्टील हाई एलॉय स्टील्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आपका हाई एलॉय स्टील्स हैं। इसमें एक्सीलेंट क्रोजन एंड ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस होते हैं। स्टेनलेस स्टील आप हम लोगों ने देखा है कि जैसे कि जो भी खाने का बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं तो उसका क्रोजन रेसिस्टेंस और ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है। ड्यू टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इस प्रॉपर्टी के कारण दीज स्टील्स, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। न्यूक्लियर एप्लीकेशन है, पावर जनरेशन यूनिट में इसका एप्लीकेशन है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में इसका एप्लीकेशन है, फूड प्रोसेसिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक्सीलेंट क्रोजन और ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस होती है। यह प्रॉपर्टी इसको अलाउ करता है इसको यूज करने में न्यूक्लियर प्लांट्स में, पावर जनरेटिंग यूनिट्स में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, या हम इसको फूड प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्रोजन और ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस बहुत ही अच्छी होती है। हम स्टेनलेस स्टील को क्लासीफाई कर सकते हैं 4 डिफरेंट कैटेगरी में, ऑस्टेनाइट, फेराइट, ऑस्टेनिटिक, फेरेटिक, मार्टेंसिटिक और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। ये 4 कैटेगरी है। हम चारों कैटेगरी का डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन होगा। ऑस्टेनिटिक, फेरेटिक, मार्टेंसिटिक एंड प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील। तो मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो आर स्ट्रेट कॉलम क्रोमियम स्टील्स, जिसमें कि आपका 11.5 से 18% क्या होगा, क्रोमियम हो। इसमें क्रोमियम की मात्रा होगी और वो बहुत ही ज़्यादा होगी, 11.5 से 18% आपका क्रोमियम होगा। दीज आर द चीपेस्ट एमॉन्ग द फैमिली ऑफ स्टेनलेस स्टील। इसमें ये सबसे कम कॉस्ट में आपको आएगा, इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होगी। हम बात कर रहे हैं अभी मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में, तो हमने डिस्कशन किया, अभी कुछ और डिस्कशन करेंगे मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे आगे। फिर हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है वो सिमिलर टू मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील है, लेकिन इसमें जो क्रोमियम का परसेंटेज होगा वो इससे भी ज़्यादा होगा। वो कितना होगा, 14 से 27% तक होगा क्रोमियम। ये आपका मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील से भी ज़्यादा सुपीरियर होगा किसके रेस्पेक्ट में, क्रोजन रेसिस्टेंस में, बट ये थोड़ा सा उससे क्या होगा, महंगा होगा, ये एक्सपेंसिव होगा। फिर हम बात करते हैं ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में कि क्या है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। तो ये जो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील है आपका, ये आपका क्रोमियम निकेल स्टील्स है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील जो है आपका क्रोमियम निकेल स्टील्स हैं, और इसमें क्या है, जो क्रोमियम और निकेल का परसेंटेज होगा वो टोटल आपका क्या होगा, 25% होगा। ये मिनिमम टोटल 25% होगा, कम से कम क्रोमियम एंड निकेल कंटेंट्स, ठीक है। मिनिमम 8% आपका क्या होगा, निकेल होगा, और 17% क्या होगा आपका क्रोमियम होगा। मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पे, तो मिनिमम 8% निकेल होगा और मिनिमम 17% क्रोमियम होगा। ये क्रोमियम निकेल स्टेनलेस स्टील है, इसमें क्रोमियम भी है और
निकेल भी है और हाई क्वांटिटी में आपका है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपका है। तो दीज स्टील्स आर दो कॉस्टली है, ये भी आपका कॉस्टली है, लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बहुत सारे बेस्ट प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसमें आपका ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील में। तो ये क्या होता है कि इसमें निकेल और क्रोमियम तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें क्या होगा, मोलिब्डेनम होगा, कॉपर होगा और एल्यूमिनियम होगा। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील में क्या होगा आपका, निकेल क्रोमियम के साथ साथ, निकेल तो होगा ही, क्रोमियम तो होगा ही, साथ ही साथ क्या होगा आपका मोलिब्डेनम होगा, कॉपर होगा और आपका क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। यह स्टील जो होगा आपका जो हम बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टील्स, तो इसमें प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील में इसको हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रेंथ हम इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, प्रेसिपिटेट करके, इंटरमेटालिक कंपाउंड को प्रेसिपिटेट करके हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रेंथ क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। डिपेंड करता है कि वो मैट्रिक्स किस टाइप का है। इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रेसिपिटेशन, हम जो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील है इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑस्टेनिटिक, सेमी ऑस्टेनिटिक एंड मार्टेंसिटिक स्टील्स के फॉर्म में। इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑस्टेनिटिक, सेमी ऑस्टेनिटिक एंड मार्टेंसिटिक स्टील के बारे में। तो हम बात करते हैं अभी, ये हमारा कैटेगरी है किसका, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑस्टेनिटिक, सेमी ऑस्टेनिटिक एंड मार्टेंसिटिक के फॉर्म में। तो ऑस्टेनिटिक स्टील्स क्या होंगे, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील जो होंगे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन स्ट्रेंथ होगा, इसमें स्ट्रेंथ होगा, डक्टिलिटी होगा और टफनेस होगा, तीनों का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा, तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से मिलेंगे। इसलिए इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है। इसमें कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसमें कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं होगा। इसके कारण, क्योंकि इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इनको हम हीट ट्रीटमेंट, दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू हीट ट्रीटमेंट, इसको हम हीट ट्रीटमेंट इसका नहीं करते हैं। तो अगर इसके प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है तो हम इसका हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इसका जस्ट हम कोल्ड वर्किंग ही करते हैं। तो इसका हम कोल्ड वर्किंग करके हम क्या कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड वर्किंग कर सकते हैं। तो हम कोल्ड वर्किंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अगर इसको हीट ट्रीटमेंट करने से इसमें कोई भी आपका प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा चेंज तो होगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका कोल्ड वर्किंग करते हैं। और उस कैटेगरी में हम क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं, और इस एनीलिंग करके हम क्या करते हैं, इसके जो प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ज़रूरत होने से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं इसमें, और वो भी आपका कोल्ड वर्क ऑपरेशन होगा। और कोल्ड वर्क जो भी आपका स्ट्रेस रिलीविंग करेंगे वो या तो कोल्ड वर्क होगा, जैसे कोल्ड फॉर्मिंग करके हम करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, या वेल्डेड पार्ट्स होंगे तो उसका हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील को 425 से 870 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो क्रोमियम कार्बाइड उसमें होगा वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो वो कहाँ प्रेसिपिटेट करेगा, ऑस्टेनिटिक ग्रेन बाउंड्रीज के पास में वो क्या करेगा, जो क्रोमियम कार्बाइड है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। कब प्रेसिपिटेट करेगा, जब उसको आप हीट करेंगे, आप जब उसका हीट ट्रीटमेंट करेंगे, कब तब 425 से 870 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर उसका हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो वो उसमें क्या होगा, आपका क्रोमियम का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्रोमियम कार्बाइड का। तो क्रोमियम कार्बाइड के प्रेसिपिटेट हो जाने से क्या होगा कि इससे क्या होगा कि डिप्लेशन ऑफ क्रोमियम इन द मैट्रिक्स, तो क्रोमियम का क्या होगा, उसमें कमी हो जाएगी, मैट्रिक्स में क्रोमियम की कमी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो क्रोजन रेसिस्टेंस होगा वो शार्पली डिक्रीज कर जाएगा, वो रिड्यूस कर जाएगा आपका क्रोमियम रेसिस्टेंस, आपका जो क्रोजन रेसिस्टेंस है, क्योंकि क्रोमियम का डिप्लेशन होगा, क्रोमियम में रिडक्शन होगा, उसके मैट्रिक्स से क्रोमियम का रिडक्शन होगा, तो उससे क्या होगा, क्रोजन रेसिस्टेंस क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा।
Therefore, this temperature range is avoided during heat treatment या welding of austenitic stainless steel. This is known as a sensitization. तो इसलिए जब हम इसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं या वेल्डिंग करते हैं तो यह जो टेम्परेचर रेंज है 425 से 870, तो जो 425 से हमारा 870 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रेंज है वो हीट ट्रीटमेंट के वक्त उसके टाइम में हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। और इसको अवॉइड करना एक फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन, क्योंकि इस पे वो सेंसिटाइज्ड है। इससे क्या होगा, यहाँ पे क्रोमियम कार्बाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और उससे क्या होगा, उसका जो क्रोजन रेसिस्टेंस है वो शार्पली डिक्रीज कर जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इस टेम्परेचर रेंज को अवॉइड करें। इट कैन बी सॉल्व इन 3 वेज, तो इसको हम कर सकते हैं, अवॉइड करने का कर सकते हैं। तो उसका 3 तरीका है, बाय सॉल्यूशन ट्रीटमेंट, इसको बाय कंट्रोलिंग कार्बन कंटेंट और बाय स्टेबलाइजिंग। तो इन द फर्स्ट केस जिसमें हम सॉल्यूशन ट्रीटमेंट करते हैं, स्टील इज हीटेड टू सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर सो दैट ऑल कार्बाइड्स गेट डिजॉल्व। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, अभी सॉल्यूशन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे हमने कुछ डिस्कस किया है। फिर हमारा पास क्या है, कंट्रोल ऑफ कार्बन कंटेंट है। फर्स्ट आपका यहाँ पे फर्स्ट केस है आपका कि हीट बाई सॉल्यूशन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल ऑफ कार्बन कंटेंट, इसमें हम कार्बन कंटेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हमारा क्या है, स्टेबलाइजेशन है। तो इसको स्टेबलाइजन करके हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रॉब्लम को, ये जो सेंसिटाइजेशन के प्रॉब्लम है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ ग्रेड्स ऑफ ऑस्टेनिटिक फॉर सम ग्रेड्स ऑफ ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील स्पेशली दोज हैविंग हाई क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम कंटेंट्स, इसमें क्या होगा कि सिग्मा फेज का फॉर्मेशन होगा। वो सिग्मा फेज का फॉर्मेशन होगा कब होगा, जब आपका टेम्परेचर रेंज होगा 750 से 850 के बीच में। इसके फॉर्मेशन होने से, इसके फॉर्मेशन सिग्मा फेज के फॉर्मेशन से क्या होगा कि हार्ड एंड ब्रिटल फेज बनेगा। जब आपका सिग्मा फेज फॉर्म करेगा तो हार्ड एंड ब्रिटल फेज बनेगा, जो कि जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाएगा। जो आपका स्टील है, ये जो स्टील है उसमें क्या हो जाएगा, आपका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाएगा। तो फिर हम बात करते हैं क्रोजन रेसिस्टेंस भी आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो हीटिंग विद इन दिस टेम्परेचर रेंज शुड बी अवॉइडेड। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि उस ग्रेड के मटेरियल को 750 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं हीट करना। तो इससे क्या होगा, इसको अवॉइड करेंगे तो उससे कोई सिग्मा फेज आपका फॉर्मेशन नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया है तो उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर हम आगे बात करते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में। तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील हमने जो है हमारा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज ऑफ फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का प्रॉपर्टी जो है कि अगर आप 400 से 450 के बीच में है तो ये आपका एडवर्स अफेक्ट होगा। अगर आप चाह रहे हैं इसमें, आप तो चाह रहे थे कुछ पॉजिटिव काम कि अगर हम उसका हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो कुछ पॉजिटिव हो, बट वो वैसा नहीं होगा, इसका निगेटिव हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। दिस इम्ब्रिटमेंट सिम्स टू बी ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ आयरन क्रोमियम। तो इसका रीज़न क्या है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे आयरन क्रोमियम का, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। कहाँ पे प्रेसिपिटेट करेगा, ग्रेन के बाउंड्री पे। इट कैन बी चेक्ड बाय रैपिड कूलिंग अबव 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप देख सकते हैं, इट कैन बी चेक्ड बाय रैपिड कूलिंग अबव 600 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, इसमें आपका क्या सिग्मा फेज के प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और दूसरे इंटरमेटालिक फेजेस अगर हैं तो उससे क्या होगा, टफनेस आपका डिक्रीज करेगा, साथ ही साथ क्रोजन रेसिस्टेंस भी क्या होगा, आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर उसमें सिग्मा फेज है और इंटरमेटालिक फेजेस है तो इसके प्रेजेंट होने के कारण क्या होगा, उसका टफनेस और क्रोजन रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। हम बात करेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं अभी हम। तो जो भी मैक्सिमम फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है तो उसमें क्या होगा कि विथ मोर देन 14% अगर क्रोमियम है तो
जो ऑलमोस्ट फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है जिसमें कि 14% क्रोमियम परसेंटेज है, तो वो आपका क्या होगा, इस जो इम्ब्रिटलमेंट का प्रॉब्लम है, जो इंटरमेटालिक फेजेस के बनने से प्रॉब्लम हो रहा है, वो होगा आपका, जिसमें भी आपका 14% से ज़्यादा क्रोमियम है। जिस भी आपका फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है उसमें अगर 14% से ज़्यादा क्रोमियम है तो ये प्रॉब्लम होगा। तो दिस फेजेज अपियर ऑन, आपका जो सिग्मा फेजेज है या इंटरमेटालिक फेजेज है वो आपको अगर 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में अगर आप टेम्परेचर है तो वहाँ पे ये राइज करेगा। दिस स्टील शुड नॉट बी सिलेक्टेड फॉर सर्विस कंडीशंस दैट डिमांडेड एक्सपोजर विद इन द टेम्परेचर रेंज। अगर आप कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं जहाँ पे 600 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसमें हीटिंग का चांसेस है, तो आप क्या करेंगे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है, जो आपका फेरेटिक स्टेनलेस स्टील है उसको अवॉइड करेंगे, उसको यूज़ करना अवॉइड करेंगे। अगर आप इसको हीट करेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, किसकी हीटिंग की बात चल रही है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की बात कर रही हैं, तो अगर आप इसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हीट करेंगे तो रिजल्ट्स इन डिजोल्यूशन ऑफ दिस फेजेस, तो उससे क्या होगा, जो सिग्मा फेजेस है या इंटरमेटालिक फेजेस है वो डिजोल्व कर जाएगा, इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑस्टेनरिक एंड फेरेटिक स्टेनलेस स्टील्स। तो अगर आप बात करेंगे ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील को आप क्या कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको उसका प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज करना है तो आप मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील का हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप ऑस्टेनेटिक और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का नहीं कर सकते हैं। कुछ हम बात करते हैं अब मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील का, कि कार्बन कंटेंट जो होगा ये मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील में वो आपका ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है कि आपका कितना कार्बन कंटेंट है, तो जो कि आपका कंट्रोल करेगा हीट ट्रीटेड स्टील को। तो कार्बन कंटेंट कितना है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पैरामीटर है आपका मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील का। इसको हम क्या कर सकते हैं, हम हार्डनिंग भी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, हार्डनिंग करने के लिए हम क्या कर देंगे, मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील को हम ऑयल क्विंचिंग करेंगे। तो हम ऑयल क्विंचिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, ऑस्टेनाइटाइजिंग टेम्परेचर से हम इसका जब ऑयल क्विंचिंग करेंगे तो इसका हम क्या कर सकते हैं, हार्डनिंग कर सकते हैं। जो डिपेंड करता है कि आप उसका ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर क्या है कि कितना है, वो डिपेंड कर देगा कि उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है स्टील का। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ग्रेड्स जो है आपका मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील का, उसमें उसका जो हार्डनिंग जो ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर है वो आपका 925 से 1075 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लाई करेगा। तो ड्यू टू देयर हाइट हार्डनेबिलिटी स्टील्स कैन बी हार्डन बाय एयर कूलिंग, इसको आप एयर कूलिंग करके भी हार्डनिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कुछ होगा कुछ मटेरियल्स है कुछ मार्टेनसिटिक हार्डन स्टेनलेस स्टील का डक्टिलिटी और हम बात कर रहे हैं क्रोजन रेसिस्टेंस का, वो डिक्रीज करेगा जब आप इसको एयर में हार्डनिंग करेंगे। अगर आप एयर में हार्डनिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसका जो डक्टिलिटी है और क्रोजन रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज होगा, क्यों होगा, क्योंकि कार्बाइड्स का उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, कार्बाइड्स उसमें प्रेसिपिटेट कर जाएंगे ग्रेन बाउंड्री पे और उसके कारण आपका ये प्रॉब्लम होगा। ये जनरली होती है अगर आप स्लो कूलिंग करेंगे, इसको 870 से 540 के बीच में अगर आप इसका स्लो कूलिंग करेंगे, तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो स्लो कूलिंग करेंगे 870 के 540 के बीच में, तो ये प्रॉब्लम आपका होगा। तो therefore air cooling is performed only for those components whose size or shapes are such that the problem of distortion is severe। तो ऑन ऑयल क्विंचिंग, तो जो भी ऑयल क्विंचिंग में जिसका प्रॉब्लम डिस्टॉर्ट होने का बहुत ही ज़्यादा है उसी को हम एयर क्विंचिंग करेंगे, नहीं तो हम ट्राई करेंगे कि हार्डनिंग करने के लिए हम उसका ऑयल क्विंचिंग ही करें। मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील जो है विथ हाई कार्बन कंटेंट्स या निकेल कंटेंट्स क्या होता है, इसमें एडिशनल प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ रिटेन ऑस्टेनाइट इन एस क्वेंच स्ट्रक्चर, जो एस क्वेंच स्ट्रक्चर है उसमें रिटेन ऑस्टेनाइट हो जाएंगे, ऑस्टेनाइट जो होगा वो रिटेन हो रह जाएगा, जिसके कारण मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील में कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स होंगे। उस तरह के आपका स्टेनलेस मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील को क्या करते हैं, सब्जेक्टेड टू सब जीरो ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू
ट्रांसफॉर्म रिटेन्ड ऑस्टेनाइट टू मार्टेंसाइट। तो इसका हम करते हैं, क्या करते हैं, सब जीरो ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो रिटेनिंग ऑस्टेनाइट है, ऑस्टेनेटिक ऑस्टेनाइट है, उसको हम मार्टेंसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हार्डन मार्टेंसाइट है उसका हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग हमने डिस्कस भी किया है 4th चैप्टर में। तो हार्डन मार्टेंसाइट जो होगा, हार्डन मार्टेंसाइटिक स्टेनलेस स्टील होगा, उसको हम टेम्परिंग करके हम उसका हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फाइनल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड, लो और मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग इज कैरिड आउट। तो किस तरह का फाइनल प्रॉपर्टी हमें चाहिए, तो या तो लो या मिनिमम टेम्परेचर का हम टेम्परिंग कर सकते हैं। लो टेम्परेचर या मीडियम टेम्परेचर का हम टेम्परिंग कर सकते हैं। लो टेम्परेचर का जो टेम्परिंग हम करेंगे तो उससे क्या होगा, ओनली स्ट्रेस रिलीव होगा एंड उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी कुछ भी चेंज नहीं होगा। और इसका जो टेम्परेचर रेंज होगा वो 150 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। और वहीं बात करेंगे अगर मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग का, तो उससे क्या होगा कि इससे मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। जनरली क्या होता है, हाई टेम्परेचर जो कि बिलो A1 टेम्परेचर इज कैरिड आउट, हम जनरली क्या करते हैं उसमें हाई टेम्परेचर टेम्परिंग करते हैं जो कि A1 टेम्परेचर से कम है। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम सॉफ्टनिंग इसमें होगा, ये मैक्सिमम सॉफ्टनिंग होगा। और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील का। तो जिसमें आपका क्या है, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील में क्या है कि अभी तक हमने डिस्कस किया मार्टेंसिटिक स्टेनलेस स्टील का, जिसका हम टेम्परिंग भी कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील का, जिसमें कि आइदर ऑस्टेनेटिक आपका हो सकता है या मार्टेंसिटिक मैट्रिक्स हो सकता है। स्टील्स विथ मार्टेंसिटिक मैट्रिक्स, अगर कोई प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील है जिसमें मार्टेंसिटिक मैट्रिक्स है तो वो मोर ज़्यादा कॉमन है आपका। हम बात कर रहे हैं कि यूज का, और वो इन कंपेयर टू आपका क्या, ऑस्टेनेटिक मैट्रिक्स से। दी ऑस्टेनेटिक प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील्स आर नॉन मैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये नॉन मैग्नेटिक होगा आपका। और इसका क्या होगा, एंड हैव मिनिमम निकल, इसमें निकल का जो कंटेंट होंगे, जो निकल का परसेंटेज होगा वो 10% से आपका कम होगा। कुछ और हम पॉइंट्स बात करते हैं स्टेनलेस स्टील में ही। तो इससे क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन, हम बात करें अभी प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील की बात कर चल रही है अभी कि प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील क्या है। तो इसमें इट इंश्योर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनेटिक मैट्रिक्स, इसमें ऑस्टेनेटिक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा कि इसका हम क्या कर सकते हैं, ऑस्टेनेटिक मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज कर सकते हैं। और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मोलिब्डेनम को ऐड कर सकते हैं। अगर हम मोलिब्डेनम ऐड करेंगे तो इसका क्या कर सकते हैं, हम इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। मोलिब्डेनम के अलावा हम क्या और ऐड कर सकते हैं, कॉपर ऐड कर सकते हैं, नियोबियम ऐड कर सकते हैं और टाइटेनियम ऐड कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट ऑफ दीज ग्रेड्स कंसिस्ट ऑफ सोल्यूशन ट्रीटमेंट सो एज टू गेट ए सिंगल फेज स्ट्रक्चर। अगर हम इसका सिंगल फेज स्ट्रक्चर चाहते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, सोल्यूशन ट्रीटमेंट करते हैं। इसका हम सोल्यूशन ट्रीटमेंट करते हैं और उसके लिए हीट करना पड़ता है कितना, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फॉलोड बाय क्वेंचिंग विच रिजल्ट्स इन रिटेंशन ऑफ हाई टेम्परेचर फेज एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, क्वेंचिंग करते हैं, जिससे क्या करते हैं, रिटेंशन ऑफ हाई टेम्परेचर फेज, जो हाई टेम्परेचर फेज है वो रूम टेम्परेचर पे रह जाएगा, स्थिर रह जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको क्वेंचिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेंच्ड स्टील। जो क्वेंच्ड स्टील है उसको एजिंग करते हैं, और एजिंग करते हैं वो आपका टेम्परेचर होगा 750 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इन द एज कंडीशन द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ऑस्टेनेटिक एंड इंटरमेटालिक कंपाउंड्स। तो इसमें इंटरमेटालिक कंपाउंड है और स्टेनाइट भी है। इसमें अगर हम हाई एजिंग टेम्परेचर रखते हैं तो दीज स्टील्स कैन बी यूज सक्सेसफुली अप टू अबाउट 600। और इसको ड्यू टू हाई एजिंग टेम्परेचर इसको हम 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से यूज कर सकते हैं। मार्टेंसिटिक ग्रेड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील आर एलॉयड विथ, इसको हम एलॉइंग कर सकते हैं किसके साथ, कॉपर के साथ, मोलिब्डेनम के साथ, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, नियोबियम और नाइट्रोजन के साथ हम एलॉइंग कर सकते हैं। द हीट ट्रीटमेंट ऑफ सीक्वेंस इज सिमिलर टू द डिस्क्राइब्ड फॉर ऑस्टेनिक ग्रेड्स।
हीट ट्रीटमेंट जो हम करेंगे मतलब कि उसका सोल्यूशन ट्रीटमेंट करेंगे, फिर क्वेंचिंग करेंगे, फिर आपको फाइनली एजिंग करेंगे। मॉडर्न सिटी ग्रेड्स आर जनरली एज्ड एट रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे हम इसको एजिंग करते हैं, जनरली 450 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउट पे हम इसका एजिंग करते हैं। और हाई निकल स्टील्स नोन एज सेमी ऑस्टेनेटिक, जो हाई निकल स्टील्स होंगे वो उसको हम सेमी ऑस्टेनेटिक प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टील्स बोलते हैं, एंड दे हैव गुड फॉर्मेबिलिटी और एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमने कुछ डिस्कशन किया है स्टेनलेस स्टील को। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ टूल स्टील के बारे में। तो टूल स्टील में जो कि वाटर हार्डनिंग टूल स्टील्स की बात स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट में, तो टूल स्टील का डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं टूल स्टील के क्लास में नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।